तो ये हमारा तीसरा वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी आर्टिकल्स रहे हैं, जो भी शेड्यूल्स हैं भारत के संविधान में, उससे रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो पहले कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं, तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें सारे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स पहले थे, मतलब शुरुआत में, तो ये थे 395 आर्टिकल्स। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन ऑन नंबरिंग वाइज इज। कैलकुलेशन ऑन नंबर और नंबरिंग वाइज इज, तो आपको बताना है टोटल आर्टिकल्स या टोटल शेड्यूल शुरुआत में कितने थे, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स आपने देखे अभी 395 थे और शेड्यूल कितने थे, 12 थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो अब देखिए बात अगर करी जाए तो इस समय कितने आर्टिकल्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 4, मतलब 444 हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 400 आर्टिकल्स यहाँ पर हैं इस समय भारत के संविधान में। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वॉज देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो पहले संविधान बना, शुरुआत में जो जब संविधान बना, तो आपको बताना है कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे। तो याद रखिएगा 22 पार्ट थे, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे तो ये जो शेड्यूल हैं बदल चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, हालांकि आर्टिकल चेंज होते रहते हैं। आर्टिकल में ए करके आपने देखा होगा ऐड होते रहते हैं आर्टिकल्स, तो आप लोग यहाँ पर 395 आर्टिकल्स ही रखेंगे। या अगर मान लिया 444 आर्टिकल दिया जाए तो आप उसको भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब आज की प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12 शेड्यूल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपको बताना है, तो 22 पार्ट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप की जब बात करी जाएगी तो ये कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 2 में है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। पार्ट 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 में अगर आप देखेंगे तो पार्ट 6 जो है वो स्टेट के बारे में कहता है। यहाँ पर पार्ट 6 से रिलेटेड बात नहीं करी गई है, तो बाकी जितने पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। पार्ट 4A अगर लिखा होता तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 हो जाएगा फंडामेंटल राइट और पार्ट 4A क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। तो आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट है, करेक्ट मैच आपको बताना है किसका है इनमें से। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया नॉट मैच्ड करेक्टली, मतलब कौन सा इनकरेक्ट मैच है आपको बताना है। तो सिटीजनशिप जो है वो सेकंड पार्ट में बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A में नहीं है, पार्ट 4A में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टेट है पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है। तो क्योंकि पूछा गया था नॉट करेक्ट मैच कौन सा है, तो इसमें सी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ये 4A के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेजेस अ 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो पंचायत के बारे में किसमें बताई गई है बात, तो पार्ट 9 जो है, ठीक है, पार्ट 9 जो है वो 3 टियर सिस्टम बताता है पंचायत का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पार्ट 11 दिया गया, पार्ट 11 भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी याद रखिएगा कि ये क्या बताता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बताता है यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा लेजिस्लेटिव रिलेशन रहने वाला है। विच पार्ट एंड द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यूनियन और स्टेट जो है उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में कौन सा पार्ट बताता है। ठीक है, तो पार्ट इसमें देखा जाएगा तो पार्ट 11 हो जाएगा और चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट्स के नाम बताता है और उनकी टेरिटरीज, मतलब कहाँ तक उनकी टेरिटरीज हैं उसके बारे में बताता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहला ही है। ठीक है, तो पहला जो शेड्यूल है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th शेड्यूल पूछा गया है।
फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो चौथा जो शेड्यूल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा, कि किस तरीके से सीट एलोकेट होंगी राज्यसभा में, वो कहाँ बताई जाती हैं। तो ये बताई गई हैं चौथे शेड्यूल में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर एक नया स्टेट बनना है इंडियन यूनियन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड, तो कौन सा शेड्यूल को अमेंड करना जरूरी है ये आपको बताना है। तो पहला शेड्यूल जो है उसको अमेंड करना पड़ेगा अगर कोई नया स्टेट बनाना होता है तो। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल, तो आपको बताना है कि शेड्यूल में स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज को इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 9वां शेड्यूल है ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्टेट लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको किस में इंक्लूड किया गया था, तो 9वें शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ सब्जेक्ट। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका सब्जेक्ट है आपको बताना है। तो ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना ही स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना ही यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, तो आपको बताना है कॉन्करेंट लिस्ट का इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। तो पुलिस नहीं है, क्रिमिनल मैटर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न गलत है, फॉरेन अफेयर्स भी गलत है। पुलिस अगर देखा जाए तो ये सेंटर का है, ठीक है, मतलब सेंटर लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का है, रेडियो टेलीविज़न भी यूनियन लिस्ट का है, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट का ही मैटर होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज़ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, तो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी एंट्री है सब्जेक्ट ऑफ मतलब इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड एंट्री है ये आपको बताना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इसका सही आंसर होगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बाकी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन नहीं, पर पर्सन टैक्स भी नहीं, ट्रेजर टेबल भी नहीं, ये कुछ भी कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं है। अब फिर से वही बताना है कि इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर कौन सा है, केस कौन सा है। तो एजुकेशन जो है दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय। अब देखिए जो एजुकेशन होता था वो पहले स्टेट का सब्जेक्ट होता था, लेकिन बाद में उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। किस अमेंडमेंट के थ्रू डाला था, तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको डाला गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, किसको, एजुकेशन को। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट, तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला जो बोला गया है, फर्स्ट में कहा गया है फॉरेस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टॉक एक्सचेंज भी कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है, गलत है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है, कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया गया है पोस्ट ऑफिस यूनियन या सेविंग बैंक की बात अगर करी जाए तो यूनियन लिस्ट में, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक हेल्थ जो है ये भी स्टेट लिस्ट से ही रिलेटेड है, सारे के सारे सही हैं, बस आपका बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, तो देखिए दल बदलू जो कानून बना था जिससे अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसको नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब उसकी जो ये कह सकते हैं उसकी जो सीट होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एंटी डिफेक्शन एक्ट आया, किस शेड्यूल से आया था, तो 10वां शेड्यूल जो था उससे लिया गया है, मतलब 10th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा इसमें आंसर, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 24 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं है, 7th शेड्यूल में कौन इंक्लूडेड नहीं है यूनियन लिस्ट में, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 24th क्वेश्चन है इसमें बैंकिंग इंक्लूडेड है, यू इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, सेंसस भी इंक्लूडेड है, कौन नहीं है, गैस जो है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन यूनियन लिस्ट में नहीं है आपको बताना है। यूनियन लिस्ट में देखा जाए तो डिफेंस भी होता है, फॉरेन भी होता है, रेलवे भी होता है, एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है ये यूनियन लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में, तो एग्रीकल्चर है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर याद रखिएगा स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है,
तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन में आपसे मेनली पूछा गया है कि कौन सा स्टेट लिस्ट में है। तो एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी भी स्टेट लिस्ट नहीं है। यहाँ पर अगर स्टेट लिस्ट में देखा जाए, देखिए इसमें एजुकेशन हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी भी कॉन्करेंट में है, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट में है। जो रेलवे पुलिस है वो कौन से लिस्ट में आती है, वो आती है स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। तो आपको बताना है जो पंचायती राज है ये किस लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेट लिस्ट में ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको बताना है इनमें से कौन है। तो पुलिस जो है वो नहीं है, प्रिजन भी नहीं है, पब्लिक ऑर्डर भी नहीं है, कौन है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो यहाँ पर देखिए बात करी गई मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन। तो मैरिज की बात करी गई, डाइवोर्स की बात करी गई, अडॉप्शन की बात करी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लिस्ट में है, 7th शेड्यूल में आपको पता होना चाहिए लिस्ट आती है। तो कौन से शेड्यूल कौन से लिस्ट में है, तो ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो 29 में सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन में कहा गया द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी शेड्यूल में प्रोवाइडेड है आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि राइट जो है गवर्नमेंट का कि वो टैक्स और फीस को इम्पोज करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कहाँ पर बताई गई, तो 7th शेड्यूल में बताई गई। यहाँ पर 3 लिस्ट की बात करी गई जो कि है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था जो रेलवे पुलिस है ये कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्वेश्चन कह रहा है लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। तो जो लैंड रिफॉर्म है वो किसके कौन से सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये भी आता है किस कौन से सब्जेक्ट में, तो आता है स्टेट लिस्ट में। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कौन सा ऐसा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या करता है, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए शेड्यूल एरियाज़ के लिए। मतलब जो शेड्यूल एरियाज़ हैं कई सारे स्टेट्स में, तो उसमें अगर कोई भी प्रोविज़न बनाने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड, तो ये किस शेड्यूल में कहे गए हैं, तो ये 5वें शेड्यूल में ये बात कही गई। तो 5th शेड्यूल इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 में आते हैं प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। तो देखिए आपको बताना है जो शेड्यूल 6 है ये कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं होता है। तो पहला दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसमें किस में नहीं अप्लाई होता, तो ये मणिपुर में जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देखिए इन तीनों में तो अप्लाई होते हैं और उसके साथ ही साथ मणिपुर में नहीं होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है अप्लाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज़ नॉट अप्लाइड इन मणिपुर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट के लिए अप्लाई होता है, तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे अप्लाई होता है। असम भी है, इसमें नहीं दिया है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द प्रोविजन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू। तो पांचवा और जो छठा शेड्यूल है वो कहाँ के लिए बना हुआ है, तो पहला देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया उसमें कहा गया है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, और यही ऑप्शन जो होगा ये सही होना चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पांचवा और छठा शेड्यूल बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल डैश। तो पंचायतों को, जो पंचायत होती हैं स्टेट में, तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दिया गया है ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है, तो आर्टिकल 243 जो है इसके तहत ये दिया गया है। क्वेश्चन 38 कहा गया द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 11वां शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पंचायती राज से। और म्यूनसिपैलिटी से कौन रिलेटेड है, तो 12वां शेड्यूल जो है दैट इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे द प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज कवर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर डैश। तो देखिए कोई भी बिल अगर है जिसमें टैक्स इम्पोजिशन की बात होती है वो लेजिस्लेचर में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना हो। ठीक है, तो ये बात जो है ये कहाँ से आई है, कौन से आर्टिकल में ये चीज़ लिखी गई है, तो ये बात करी जाती है कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 117 में। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 क्वेश्चन कहा गया है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर। तो देखिए फाइनेंशियल बिल की बात अगर करी जाए तो स्पेशल प्रोविजन जो प्रोवाइड किए गए फाइनेंशियल बिल में, ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किए गए हैं? तो आर्टिकल 117 फिर से इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडियन सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड करी गई है? तो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ठीक है, आईएफओएस है, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 312 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड आर्टिकल इज प्रॉपरली मैच्ड। तो आपको बताना है इसमें से प्रॉपरली मैच्ड कौन कौन सा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो दिया गया वो कौन सा आर्टिकल दिया गया? 318 गलत है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया आर्टिकल 324, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर जो है, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन आपको बाकी पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये किस आर्टिकल में है? तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 124 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखिएगा, 124 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, यूपीएससी की बात अगर करी जाएगी तो ये 315 आर्टिकल नंबर 315 में आता है। अटॉर्नी जनरल की बात करी जाएगी तो ये आर्टिकल नंबर 76 में आता है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 पे आते हैं। 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपका तरह कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कहा गया है आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल्स पूछा गया है मैच्ड करेक्टली, नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे बोला गया कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला दिया गया आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करी गई, ये भी सही है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 48 है ये आपका गलत है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 48। ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 50 में। ठीक है, तो आर्टिकल 50 में कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला कहा गया आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ, गलत है। आर्टिकल 17 नहीं होता, आर्टिकल नंबर 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के इस्टेब्लिशमेंट की जब भी बात करी जाएगी तो कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आर्टिकल नंबर 78 नहीं आएगा, इसमें +1 कर दीजिए, मतलब 79। तो आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट में कहा गया आर्टिकल 192 जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में बात करता है, तो ये भी आपका गलत है। सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 106। लेकिन जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है 352 में, ये आपका सही आर्टिकल है। तो आर्टिकल 352 जो है ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फिर से देखिए क्या बोला गया, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मतलब कौन सा सही है, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहला दिया गया है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, गलत है। पार्ट 2 फंडामेंटल राइट नहीं बताता है, पार्ट 3 बताता है फंडामेंटल राइट के बारे में। याद रखिएगा, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट बताता है। और अगर आर्टिकल देखे जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं। पार्ट 3 में कहा गया है सिटीजनशिप के बारे में, तो ये भी गलत है। पार्ट 3 सिटीजनशिप नहीं बताता। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, और आर्टिकल याद रखिएगा 5 से लेके 11 तक जो है ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। पार्ट 4A जो दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। पार्ट 4A जो है 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। पार्ट 5 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बता रहा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो पार्ट 5 डीपीएसपी नहीं बताता, पार्ट कौन सा बताता है? पार्ट 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में। और आर्टिकल अगर पूछा जाए आपसे तो 36 से लेके 51 तक याद रखिएगा डीपीएसपी के बारे में बताता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला आपको दिया गया, पहला क्या दिया गया है? पहला आपको दिया गया है पंचायत, आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 9 में है, बिल्कुल ठीक है। पार्ट 9 में पंचायत है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया है। म्यूनसिपैलिटी जो है वो पार्ट 9A में है, ये भी आपको पता है। शेड्यूल पता होना चाहिए, इसका 12वां शेड्यूल है, मतलब 11वां है, और इसका म्यूनसिपैलिटी का 12वां शेड्यूल है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है पार्ट 9B में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो पार्ट 10 में है, ये आपका गलत है, ये पार्ट 14A में है।
ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं, 14 बताए गए हैं। और आर्टिकल भी इन लोग का याद रखिएगा ट्रिब्यूनल्स का, तो 323A और 323B, ये दो आर्टिकल्स हैं जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। गलत है, 20 पार्ट्स नहीं 22 पार्ट्स होते हैं। देर आर 390 आर्टिकल्स, नहीं 395 या 444 दोनों ही ऑप्शन होंगे, तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, शुरुआत में 395 थे, आज अगर देखेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली 444 के अप्रॉक्सीमेट हो चुके हैं। दोनों ही गलत हो गए। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, 9th 10th एंड 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर दी, मतलब ये कह सकते हैं अमेंडमेंट से चारों चारों इंक्लूड किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी दोनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन सा इसमें ऐसा है जो तीसरे शेड्यूल से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो पहला दिया गया है फॉर्म ऑफ ओथ, तो आपको पता होगा ओथ के बारे में ही थर्ड शेड्यूल में बात होती है। तो यहाँ पर जो ओथ है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ यूनियन की हो, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हो, ये भी ओथ बिल्कुल इसी में होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ भी इसी में होती है। ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ भी इसी के थ्रू ही होती है। तो चारों के चारों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं, चारों चारों जो हैं इनकी ओथ इन्हीं से होती है, शेड्यूल 3 के हिसाब से होती है। अगला क्वेश्चन जो है ये मैच द कॉलम रिलेटेड है। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज़ हैं, स्टेट लिस्ट में कितनी एंट्रीज़ हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी एंट्रीज़ हैं। तो यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ होती हैं, कितनी होती हैं, 97 होती हैं, याद रखिएगा 97 एंट्रीज़ हैं किसमें, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में इसके बाद होती हैं 66 एंट्रीज़ होती हैं और कॉन्करेंट में सबसे कम होती हैं कितनी, 47 एंट्रीज़। तो तीनों एंट्रीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए किसमें कितनी है। यूनियन में 97 है, स्टेट में 66 है और कॉन्करेंट में 47 है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में जो बात करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो बोला ही गया है, रूरल और अर्बन बॉडीज से भी रिलेटेड है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल 7th शेड्यूल सबसे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सभी में ये चीज़ आई है बात। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 51 देखिए। 51 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको मेनली मैच द कॉलम करना है, लेकिन हम आपको एक एक करके पार्ट बताए थे कौन किससे जुड़ेगा। तो पार्ट 15 जो है, देखिए पार्ट 15 के बारे में बात करी गई है, तो पार्ट 15 किससे आ जाएगा, पार्ट 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 16 के बारे में बात करी गई, पार्ट 16 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन देता है सर्टेन क्लासेस को, तो स्पेशल प्रोविजन देता है सर्टेन क्लासेस को। ठीक है, याद रखिएगा, इट गिव्स स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 की बात अगर करी जाए तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का कौन सा पार्ट है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पार्ट नंबर 17 है। और पार्ट 18 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मैच करना है तो इमरजेंसी प्रोविजन को आप पार्ट 18 में रख दीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज को पार्ट 17 में रख दीजिए, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस को आप पार्ट 16 में रख दीजिए और इलेक्शंस किस में आ जाएगा, पार्ट 15 में आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला मैच द कॉलम फिर से है। तो देखिए यहाँ पर भी दो लिस्ट दी गई हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करी जाए तो नए स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है ये आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से होता है, तो आर्टिकल 3 इसमें जुड़ जाएगा। सिटीजनशिप अभी हमने आपको बताई थी पार्ट 2 में आती है, याद रखिएगा पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और आर्टिकल बोला जाए तो 5 से 11 जब तक जो आर्टिकल होते हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड होते हैं। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है और आर्टिकल बोला जाए तो 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इसकी बात की जाएगी तो 323A में चीज़ आती है। तो इस तरीके से ये चारों के चारों आप लोग को याद रखने हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, सिटीजनशिप हो गया पार्ट नंबर 2, 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है। इसके बाद ये दोनों भी हमने डिस्कस किए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 में। यहाँ पे देखिए वही बात करी गई, आपको शेड्यूल दिए गए हैं और आपको इनसे जोड़ना है। ठीक है, तो 4th शेड्यूल क्या कह रहा है, 6th क्या कह रहा है, 8th क्या कह रहा है, 9th क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4th शेड्यूल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होती है काउंसिल ऑफ स्टेट में। ठीक है, जो 8th शेड्यूल है ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। 6th शेड्यूल की बात करी जाएगी तो ट्राइबल एरियाज़ में कैसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो बताता है। और 9th शेड्यूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये जस्ट जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट बाद ये बना दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन से शेड्यूल में क्या क्या कहा गया है।
जैसे सेवन्थ शेड्यूल है, सेवन्थ शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर सेवन्थ शेड्यूल में कही गई है। एट शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है, नाइन्थ शेड्यूल भी हम लोग ने देखा भी था, नाइन्थ शेड्यूल कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट से रिलेटेड है कौन, शेड्यूल नंबर 9। और 10 शेड्यूल अभी बता चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है 10th शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और फिर आपको बताना है कौन से लिस्ट से रिलेटेड है। जैसे पहला पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है, तो याद रखिएगा ये स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड होता है। स्पेस रिसर्च जो होता है ये यूनियन लिस्ट से रिलेटेड होता है। सेंसस की बात करी जाए तो ये अगेन यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, सेंसस जनगणना जिसको कहते हैं। आर्टिकल 246 में कहा गया है बात, ठीक है। तो आर्टिकल 246 इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। और लास्ट आपको दिया है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, तो पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग किससे रिलेटेड है, तो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है। तो पहला हो गया स्टेट, बाकी दोनों हो गए सेंटर या यूनियन लिस्ट, और चौथा क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए यहाँ पर फिर से आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं और सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो जैसे पहला यूनियन जुडिशरी की बात करी गई, तो जुडिशरी कौन से में आ जाएगी, तो आर्टिकल 124 में यूनियन जुडिशरी की बात करी जाती है। सिटीजनशिप की बात करी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 352 आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करी जाएगी तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 245। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा मैच हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट पे आएंगे, कोड हो गया आपका। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी वही सेम तरीके का क्वेश्चन है कि आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं और लिस्ट दी गई है, आपको मैच करना है कि कौन सा आर्टिकल किस में फिट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करी गई, अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कहाँ बताया गया, आर्टिकल 74 में बताया गया है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 14 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ बताया गया, आर्टिकल नंबर 36 में बताया गया। तो इस तरीके से आप ये भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको लिस्ट दी गई है, आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल फिलहाल हम आपको सीधे सीधे बता देंगे। जैसे टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, तो अगर कोई भी नया स्टेट लॉ के थ्रू एडमिट करना है, लाना है, तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, तो आर्टिकल नंबर 2 में आ जाएगा। राइट टू इक्वालिटी भी हम लोग ने देखी थी, आर्टिकल नंबर 14 में कही गई है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेंट द बिल, ठीक है। तो एक्सेंट देने की पावर जो प्रेसिडेंट में है वो कहाँ पर बताई गई है, आर्टिकल 111 में बताई गई। तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका मैच द कॉलम से ही रिलेटेड था। हम लोग आपको फिलहाल लिस्ट दिखा रहे हैं और आपको आर्टिकल्स बता देंगे कौन किससे रिलेटेड है। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात अगर करी जाएगी, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल नंबर 54 से लिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 54 इससे डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल नंबर 75 के थ्रू होता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होता है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल नंबर 155 के थ्रू। और लास्ट आपका दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू है, वो मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, तो आर्टिकल नंबर 164 के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 164। तो इस तरीके से सारे आप लोग आसानी से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द कॉलम फिर से है। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है इलेक्शन कौन से आर्टिकल में आएगा, तो इलेक्शन का आर्टिकल अभी हम लोग ने देखा था 324 जो था वो इलेक्शन का आर्टिकल था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आर्टिकल क्या था, तो 323A था, अभी भी हम लोग ने देखा था। फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी जाएगी तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है तो ये किस में आ जाएगा, आर्टिकल 320 में आ जाएगा। तो 320 का आर्टिकल याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा, तो लोकसभा में जो एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व होती है ये 330 आर्टिकल के थ्रू रिजर्व होती है। तो ये सारे आप लोग को बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से मैच द कॉलम दिया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो ये किस आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है। इमरजेंसी की बात करी गई है तो इस तरीके से कई सारी बातें यहाँ पर करी गई, इसको भी देख लेते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो ये आर्टिकल नंबर 368 में आएगा, अभी हम लोग ने देखा भी था। फाइनेंस कमीशन की बात अगर करी जाएगी तो आर्टिकल 280 में आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 360 में आ जाएगा। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो किस में आ जाएंगी, आर्टिकल 312
2 में आ जाएंगी, तो 312। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो एक एक करके फिर से इसको जोड़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा 368 में, ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाएगी आर्टिकल 312 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी आर्टिकल 360 में, और फाइनेंस कमीशन आ जाएगा आर्टिकल 280 में। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें भी देखिए वही कहा गया है, इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं और आर्टिकल्स दिए गए हैं। आपको ऐसे ही बता देते हैं आर्टिकल्स कौन सा किस में होता है। तो जैसे सीएजी की बात करी गई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 148 है इनसे रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन अभी हम लोग ने देखा आर्टिकल 280 है इससे रिलेटेड। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करी गई तो 323A जो है वो इससे रिलेटेड है। यूपीएससी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 315 में आता है। तो इस तरीके से आपके सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही यहाँ देखिए डिस्कस किया रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम है। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं, एक में आपको आर्टिकल्स दिए गए और एक में बातें बताई गई हैं। जैसे देख लेते हैं, आर्टिकल 215 है। 215 आर्टिकल क्या कह रहा है, फिर इसके बाद कहा गया 222, फिर 226 और फिर 227। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट पे आते हैं सीधे सीधे और उसमें आर्टिकल हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो देखिए अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो जो आर्टिकल इन्वॉल्व होता है वो आर्टिकल 222 होता है। पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट है उसका सुप्रिटेंडेंस बाकी कोर्ट्स पे होगा। तो ये पावर जो है ये कौन से आर्टिकल में बताई गई, तो आर्टिकल 227 में बात कही गई है। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट। तो हाई कोर्ट की जो पावर है इशू रिट को इशू करने की, ये आती है 226 आर्टिकल में, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स को इशू कर सकता है और जो आर्टिकल इसमें यूज़ होता है तो 129 यूज़ होता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट तो इशू कर सकता है, उसका आर्टिकल हमने गलत बता दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, ठीक है, रिट्स को इशू करने का, आर्टिकल 32 के सेकंड पॉइंट में आता है। ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है 215 आर्टिकल के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है 129 आर्टिकल के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम फिर से है। यहाँ पर देखिए कई सारी आपको लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और उसमें आपको लिस्ट 2 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब टर्म्स दिए गए हैं, वो बताने कौन कौन से लिस्ट से आते हैं। ठीक है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जब बात करी जाएगी तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से लिस्ट से मतलब कौन से उससे लिए गए हैं, तो ये आर्टिकल 148 में आते हैं, याद रखिएगा। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 131 में आता है। अटॉर्नी जनरल की बात जब भी करी जाएगी, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल से लिए गए हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं, ये आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। और यूनियन मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है ये आर्टिकल नंबर 75 के फर्स्ट पार्ट से होता है। ठीक है। 75 का 1। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी हमने बताया था, ये आर्टिकल 148 हो जाएगा। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये आर्टिकल 131 हो जाएगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो 76 हो जाएगा, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स है वो हो जाएगा आर्टिकल 75 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें देखिए फिर से वही कहा गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको एक एक करके बताने हैं कौन सा किस में जुड़ेगा, आर्टिकल आपको बताने मेनली। तो आर्टिकल 14 जो है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है कि सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। राइट टू वर्क कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 41 बताता है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है। तो ये कौन मतलब जो वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो ये 42 आर्टिकल में कहा गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात अगर करी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे सारे के सारे लॉज, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 66 क्वेश्चन में आपको कई सारे पार्ट दिए गए हैं और आपको बताना है इनसे रिलेटेड कौन सी बात होती है। तो पार्ट 9 की बात जब करी जाएगी तो पार्ट 9 में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा पार्ट 9 में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी होती है। पंचायत की बात करी गई है, रुकिएगा, यहाँ पर जो पार्ट 9 है ये पंचायत से होता है, म्यूनसिपैलिटी से नहीं होता है। पार्ट 9A जो होता है ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड होता है। याद रखिएगा पार्ट 9 किससे आ जाएगा, पंचायत से आ जाएगा। पार्ट 8 की बात करी गई, पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, तो पार्ट ए जो है ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। पार्ट 4A की बात करी गई, 4A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए दैट पार्ट 4A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट पे आते हैं, पार्ट डी पे आएंगे। डी पार्ट देखिए वही अभी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट 9 जो है वो पंचायत से है और पार्ट 9 किससे है, तो ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये आप लोग आसानी से इसको
मैच कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कुछ आपको लिस्ट दी गई है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यूनियन है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ये कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की जब बात करी जाएगी तो पार्ट 3 आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी जाएगी पार्ट 4A आ जाएगा। ठीक है, यूनियन की बात करी जाएगी, यूनियन पार्ट 5 में आता है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करी जाएगी पार्ट नंबर 18 में आता है। तो इस तरीके से ये आपके जो क्वेश्चंस थे आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रीएम्बल। उसके लिए सब लोग ज़रूर जुड़े रहें हम लोग के साथ में।